नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में लोकसभा अध्याय पढ़ा। आज संसद के अंतर्गत सेकंड पार्ट है राज्यसभा का। तो राज्यसभा नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर राज्यसभा। जो उच्च सदन और तृतीय सदन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है? राज्यसभा। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। और 79 में जो है क्या आता है? संसद आता है, संसद। और अनुच्छेद 80 में आता है राज्यसभा, ठीक है। और 81 में आता है लोकसभा। तो इसी क्रम में आप याद करेंगे। अगर बोलेंगे कि 79 किस अनुच्छेद से संबंधित है? संसद से। और 80 राज्यसभा से और 81 लोकसभा से, ठीक है। अब जो राज्यसभा है उसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से 238 सदस्य जो है निर्वाचित किए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वैसे निर्धारण कितना है टोटल? कुल सदस्य कितने हैं राज्यसभा के? 250। 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। फिर मिलाकर कितने हो जाएंगे? 250। आगे देखेंगे, वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 245 है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। किसमें? राज्यसभा में। इसमें से 12 मनोनीत हैं और 238 क्या हैं? राज्य क्षेत्रों से हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, 233 हैं, ठीक है। 233 राज्य क्षेत्रों से हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 है। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 250 होने चाहिए, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत हैं और 233 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनमें साहित्य, विज्ञान और कला और समाज के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव से संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनको राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हैं वो उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है। और राज्यसभा की जो प्रणाली है निर्वाचन की वो भी याद रखेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। यह स्थायी सदन है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा कैसा है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली चीज कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं कि उसमें कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/3 हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये कितना? 1/3 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और कितने वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आगे देखेंगे। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का 25 वर्ष।
राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं, पहली बार ये बात कर रहे हैं राज्यसभा के सभापति की। तो ये आप अच्छे से समझेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार बनता है कि कौन जो है अपने जो है सभापति तो होते हैं उस सदन के, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आगे देखेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। देखिए इस पॉइंट को समझेंगे। अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त है, यानी उन्होंने पद त्याग कर दिया है या उनकी मृत्यु हो गई है, किसी भी कारणवश जो है राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं अपने पद में, तो उनका कार्यभार कौन संभालते हैं, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी का पद संभाल रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें कोई भी वेतन या भत्ते नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और इसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आगे। ठीक है, इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे। अगर वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के मिलने वाले वेतन और भत्ते मिलेंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति वाले नहीं मिलेंगे। क्लियर सी बात है। आगे देखेंगे। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। सही बात है, राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, ये ध्यान रखेंगे। और उपसभापति को राज्यसभा से बहुमत से पद से हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जब सभापति का पद रिक्त होता है, जब सभापति का पद रिक्त हो, उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करके, यानी कि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अगर अपना उनका पद रिक्त है तो उनका कार्यभार कौन संभालेंगे, उपसभापति संभालेंगे। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है और उसका संकल्प विचाराधीन है सदन में, तो वो अपने सभापति का जो पद है वो नहीं संभालेंगे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो राज्यसभा का जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, जिस प्रकार लोकसभा में दिया गया है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आया 1951 में, उसमें ये बात की गई कि राज्यसभा के लिए अगर किसी सदस्य को चुनाव लड़ना है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का अगर पंजीकृत मतदाता है तो वहीं से चुनाव लड़ेगा, जैसे कि लोकसभा में है। लोकसभा का अगर सदस्य का चुनाव लड़ना है तो उसी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की शक्ति जो है किसको दी गई है, राज्यसभा को दी गई है। ठीक है, वो उनकी अकेले की शक्ति, एकांतिक शक्ति है राज्यसभा की। और ये किसमें है, 312 में। तो अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन किस में आता है, 312 में। और इसका ये प्रावधान किया गया है कि ये शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास है। राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, और ये शक्ति उन्हें अनुच्छेद 312 में दी गई है। अखिल भारतीय सेवाओं से आप मतलब समझेंगे जैसे कि IAFS हो गया, IAS हो गया, IPS हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अगर कोई नई जो है पद का सृजन करना है तो राज्यसभा कर सकती है। ये जो है शक्ति दी गई 312 में इसको, राज्यसभा को। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि केवल
3 संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये विशेष ध्यान रखेंगे। मात्र 3 संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 4थी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन की प्रावधान किया गया है। इसमें 4थी अनुसूची में राज्य की संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3, ये समझेंगे 249 क्या कह रहा है, प्रावधान क्या है? कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। देखिए समझेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 249 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है, अगर राज्यसभा चाहे, ठीक है, तो वो 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य के लिए, ठीक है, जो है बहुमत से पारित करके राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि राज्य जो सूची का जो विषय है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 249 में ये शक्ति दी गई है कि अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से राज्य के लिए भी कानून बना सकता है। जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उन पे भी कानून बना सकता है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे केंद्र की सर्वोच्चता दिखाई जा रही है। केंद्र मतलब संसद, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कौन से अनुच्छेद में? 249 में। तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। लेकिन ये जो कानून बना है ये 1 साल से अधिक समय तक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 250 में ये बोला गया है कि आपातकाल की अगर स्थिति हुई तो राज्य सूची के किसी विषय में जो है कानून बना सकती है संसद। ये अनुच्छेद 250 में कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये 6 माह की अवधि तक रहता है, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 252 में ये बोला गया है कि अगर राज्यों के विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित करे कि संसद कानून बनाए राज्य के विषय में, तो कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। अगर संसद 253 में ये किया गया है कि संसद को किसी अन्य देश के या देशों के साथ संधि समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी विषय पर कानून बना सकती है। देखिए 253 में ये प्रावधान किया गया है अगर संसद चाहे, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उस पर भी कानून बना सकती है, या राज्यों के बीच कोई संधि हो रही है तो उसमें भी कानून बना सकती है। ये शक्ति संसद को 253 में दी गई है, ठीक है। तो अभी हमने ये व्याख्या देखी और व्याख्या में समझे, और इससे संबंधित अब प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए प्रश्न कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की जो निश्चित संख्या है कितनी है, मतलब जो मैक्सिमम संख्या है वो 250 है। जिस प्रकार लोकसभा की 550 है, पहले 552 थी, अब हट गई है, उसी प्रकार राज्यसभा की 250 है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, आगे देखेंगे। राज्यसभा की जो निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। इसमें राज्यों संघ के क्षेत्र में 238 से अनधिक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य मनोनीत किए थे। यानी 250 में से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से होंगे और 12 मनोनीत होंगे। वर्तमान में अभी कितने कुल सदस्य? 245 सदस्य हैं,
जिसमें से 225 सदस्य क्या हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, 12 सदस्य जो है, जबकि सदस्य राष्ट्रपति से हैं। ये ध्यान रखेंगे। 3 तो दिल्ली से हैं, 1 पुदुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से हैं, क्योंकि 3 ही संघ राज्य क्षेत्र से राज्यसभा के जो सदस्य आते हैं, दिल्ली से, पुडुचेरी से और जम्मू कश्मीर से। 8 जो है सदस्य आए हैं दिल्ली से, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से। 3 दिल्ली से हैं, 1 पुडुचेरी से और 4 जो है जम्मू कश्मीर से। टोटल मिलाकर 8 संघ राज्य क्षेत्र में से और 225 राज्यों में से हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, अभी देख लीजिए, 225 प्लस 8 कितने हो गए, 5, 230 और 232 हो गए। ठीक है, तो 232 जो है कहाँ से हैं, संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से हैं 232, 232 प्रेजेंट में, वर्तमान में, और 12 मनोनीत हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 232। हाँ ठीक है, वही हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 8 आ रहे हैं संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, 225, 5 और 3 8, सॉरी, यहाँ पे 233 हो जाएंगे। 233 प्लस 12 कितने हो गए, 245, 3 2 5 और 245। तो वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं, 12 जो है मनोनीत हैं, और 233 संघ और राज्य क्षेत्रों में से, जिसमें से 8 जो है संघ राज्य क्षेत्रों में से। ये ध्यान रखेंगे, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन अब आगे आएंगे और हो सकता है प्रीवियस एग्जाम में आए। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, राज्यसभा में होते हैं, यहाँ पे बोला गया है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, इसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी राइट आंसर होगा। व्याख्या नहीं देखें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार इस चीज़ को। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व नामांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो जो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पर दिया जाता है, तो वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर दिया। ये ध्यान रखेंगे, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। बी राइट आंसर होगा, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, लोकसभा में भी ऐसा ही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये गलत बात है, क्योंकि 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, दिल्ली, ये ध्यान रखेंगे, पहला है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, ठीक है, और तीसरा है JNK। ठीक है, 3 दिल्ली से हैं और 1 पुडुचेरी से हैं, और जो है कितने हो गए, 4, 3 और 1 4, और 4 JNK से हैं। 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। यहाँ पे बोला गया नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, देख लेते हैं। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, ये भी गलत है। ये तो उच्चतम न्यायालय में चला जाता है ना, अगर निर्वाचन का कोई भी झगड़ा है या कोई विवाद है तो वो कहाँ जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है, ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, गलत बिल्कुल। संसद जो मिलकर बनी होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तब संसद का गठन होता है, ये भी गलत है। 1 2 3 तीनों ही गलत है, तो हमारा कोई भी नहीं सही नहीं है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन हम समझ चुके हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यह भंग नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सही बात है, कभी विघटन नहीं होता है। हाँ, हर 2 वर्ष में कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनका कार्यकाल कितने का होता है, अगर सदस्य का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि कभी विघटन नहीं होती। हाँ, सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं तो हर 2 वर्ष में 1/3, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल गलत है, कोई कार्यकाल नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु, ये भी गलत है, क्योंकि
मिनिमम जो वर्ष होता है, आयु वर्ष होता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 होता है। तो केवल 3 हमारे यहाँ पे सही है। यहाँ पे बोला गया 1 और 3। हाँ, पहला तो सही है, भंग नहीं की जा सकती, पहला भी सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, तो 1 और 3 दोनों सही है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही बात है और ये इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर इसकी सही व्याख्या करता है। ये विघटन कभी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 8। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए यहाँ पे आ गया ना, राज्यसभा के सदस्य का पूछा है, राज्यसभा का नहीं पूछा है। यहाँ पे बोला गया है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, कभी विघटन नहीं होती राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखें। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, क्योंकि हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, पहला वाला। इसके आधे सदस्य, ये बिल्कुल गलत हो गया। इसके आधे सदस्य, ये भी गलत है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि 1/3 सदस्य हर प्रतिवर्ष 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि उसका विघटन कभी नहीं होता है, विघटित होती नहीं है, इसलिए जो है स्थायी सदन बोला जाता है राज्यसभा को। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? देखिए, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, इसलिए हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भाई किसी को प्राप्त नहीं है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। प्रश्न संख्या 14। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा विघटन नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, यथाशीघ्र नहीं चुनती है, ये भी गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार है, अधिकार नहीं है बोला है यहाँ पे, लेकिन भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, ये भी गलत है। हमारा केवल ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। राज्यसभा कैसे भंग होती है? अरे राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है, ये भी गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? भाई कभी होती नहीं, ना किसी के द्वारा की जा सकती है, तो डी राइट आंसर होगा। देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, दोनों गलत। 12 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, कितने? 12 देखेंगे। तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत करता है, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे बोला गया राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष, ये बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है राज्यसभा में कि जहाँ से निर्वाचित होना है और उसी जगह से मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ऐसा कोई नहीं है। 2003 से ही प्रावधान किया गया है, ये गलत आंसर होगा। लेकिन लोकसभा में ये जो है अनिवार्य है, जिस जगह से, जिस क्षेत्र से निर्वाचित हो रहे हैं उस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। राज्य के अंतर्गत कोई भी पद लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो 1 और 3 राइट्स आंसर है।
बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, कौन थी? नरगिस दत्त। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो प्रथम अभिनेत्री थी, जो एक्ट्रेस थी, जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, वो नरगिस दत्त थी। ठीक है, ये ध्यान रखें। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आज जो है लेक्चर को यहीं रखते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।